नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला पढ़ा सरल या साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य को हम पढ़ चुके थे। अब हम आज की क्लास में मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे कि मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। तो देखो, अब मिश्र या मिश्रित वाक्य, तो मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मिश्र या मिश्रित वाक्य, देखो क्या होते हैं ये मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो, मिश्र या मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि मुख्यतः मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक तो होता है प्रधान उपवाक्य। क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है और प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब आश्रित उपवाक्य की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, लेकिन फिर आज समझेंगे इनको कि प्रधान उपवाक्य एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। और ये मुख्यतः प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य ये भी मुख्य रूप से संयोजक से जुड़े रहते हैं। ये भी मुख्य रूप से संयोजक से जुड़े रहते हैं। जैसे देखो, इनके कौन कौन से संयोजक होते हैं, एक बार इनको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अपन ने संयुक्त वाक्य में पढ़ा था कि उनके कौन कौन से संयोजक या समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे उनके थे और, तथा, किंतु, पर, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा, क्योंकि। ये मुख्यतः इसलिए ये उनके क्या थे? समुच्चय बोधक हुए। जहां भी वाक्य में वो दिखाई दे जाएं तो याद रखना मुख्य रूप से संयुक्त वाक्य होता है। अब देखो, इनके संयोजक कौन कौन से होते हैं। जैसे होता है एक तो की के बाद में जो के भी जितने भी जो के बाद जो भी इनके कारक रूप बन जाएंगे वो भी क्या होते हैं? मुख्य रूप से आश्रित उपवाक्यों का वो प्रारंभ माने जाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसको, जिस पर, जिन्होंने, जिनसे। तो ये अधिकतर मुख्यतः क्या माने जाते हैं? संयोजक माने जाते हैं। किनके? आश्रित उपवाक्यों के। और जैसे जब, तब, यदि, तो, यद्यपि, उसके बाद में यदि, तो, यद्यपि, उतना, जितना, कितना, उतना। अधिकतर ये जो आते हैं संयोजक या समुच्चय बोधक, जो मुख्यतः किस में आते हैं? आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ करते हैं और मिश्र वाक्य की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अब देखो, मुख्य रूप से प्रधान उपवाक्य और नंबर 2 आश्रित उपवाक्य, इन दोनों के बीच में ये आते हैं और मिश्र या मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो या इनका स्क्रीनशॉट लो। अब उसके बाद बात करेंगे मुख्यतः आश्रित उपवाक्य। अब ये आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब उपवाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से बताए थे? इधर ध्यान दो, समझो कि उपवाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उपवाक्य प्रधान, एक होता है कौन सा? स्वतंत्र, और एक होता है कौन सा? आश्रित। कौन सा होता है? आश्रित। ये दोनों की दोनों रूपरेखा किसके अंतर्गत आई थी? मुख्य रूप से संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अब मुख्य रूप से एक तो प्रधान उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे तो किस प्रकार के सेंटेंस कहलाएंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये पीछे के जो बैक ईयर्स का पेपर था बीएसटीसी के, उसके अंतर्गत ये डेफिनेशन पूछी गई थी कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके ऊपर दूसरा पद आश्रित रहे, वो किस प्रकार का वाक्य होता है? 3 थे एग्जाम्पल, मुख्य रूप से सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर था मुख्य रूप से मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य इसका उत्तर था।
इनमें तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य में तो प्रधान और स्वतंत्र अलग अलग होते हैं, इसमें आश्रित होता है, प्रधान के ऊपर ही क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहा जा सकता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। आप देखो, अब मैं बातें कर रहा था किसके बारे में कि एक तो होता है मुख्यतः प्रधान उपवाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है, प्रधान उपवाक्य, और प्रधान उपवाक्य के ऊपर ही क्या होता है, आश्रित, और आश्रित एक या एक से अधिक, दो भी तीन भी, तो मुख्यतः तीन प्रकार के ही आश्रित होते हैं। अब इनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आश्रित मुख्यतः तीन प्रकार के कौन से होते हैं। अब इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के कौन से होते हैं, इनको समझो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है नंबर फर्स्ट संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो मुख्यतः संज्ञा के ऊपर आश्रित रहेगा। एक तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। एक होता है नंबर दो विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये नंबर दो हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब नंबर थर्ड है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। किस प्रकार का, कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब तीन प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखना इनकी डेफिनेशन से। क्या पूछे आपसे कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना उपवाक्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के, एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। तीन प्रकार के उपवाक्य हैं। फिर पूछे आपसे कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इन तीन चीजों को आपको याद रखना है। दो तीन सवाल यहीं से बन गए, इस चीज को भी याद रखना कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये मुख्य रूप से तीनों पार्ट्स मिश्र या मिश्रित वाक्य के होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन तीनों वाक्यों की बातें कर लेते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस विशेषण आश्रित उपवाक्य है, कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। सीधा सा है, सरल सा है, कुछ नहीं है। एक का उत्तर, प्रधान उपवाक्य का उत्तर दूसरे पे आश्रित रहेगा, स्वतंत्र उत्तर नहीं देंगे। एक अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, दूसरा अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, वो तो होते हैं संयुक्त वाक्य। ये एक के ऊपर दूसरा निर्भर रहेगा। पहचानने का साधारण सा तरीका है इसका। अब एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब ये दोनों चीज, उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य में मुख्य रूप से आश्रित उपवाक्य, इन तीनों चीजों को आप लिखो या इनका फिर स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद अब आगे अध्ययन करते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो देखो, अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। देखो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या होता है, एक छोटा सा फार्मूला है, उसको समझना है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, तो देखो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य मुख्य रूप से क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसकी प्रक्रियाओं को समझाता हूं। संज्ञा, वाक्य में किसी संज्ञा के ऊपर कोई दूसरा वाक्य, अगर दूसरा उपवाक्य, कैसा उपवाक्य, अगर उसके ऊपर क्या हो, आश्रित हो या निर्भर हो, तो किस प्रकार का वाक्य कहलाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कि उस संज्ञा के ऊपर दूसरा सेंटेंस क्या है, निर्भर है, आश्रित है, उस संज्ञा की पूर्ति दूसरा सेंटेंस करता है। कि वो वाक्य क्या कह रहा है, आश्रित उपवाक्य उसकी पूर्ति करता है। सर हम कैसे पहचाने कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। याद रखना, मुख्य रूप से एक पूरे वाक्य के बीच में, जैसे एक ये पूरा वाक्य, इसके बीच में, फिर ये सेकंड एक वाक्य, दो वाक्य आपको दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, तो एक तो इनके बीच में क्या आएगा, की, क्या आएगा, की आएगा। इस चीज को याद रखना, एक तो ये आएगा। या एक इस प्रकार का वाक्य भी आ सकता है
कि की को नहीं देगा, याद रखना, की को ना देके वो किसी भी सेंटेंस को उदाहरण चिन्हों से भी परिभाषित करवा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति की डेफिनेशन हो, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा, उसके बाद में की नहीं आए, इन्वर्टेड कोमा शुरू कर दे और उसकी डेफिनेशन को दर्शा दे। तो जहां भी आपको ये दो प्रक्रियाएं दिखाई दें, एक तो जिन वाक्यों के बीच में की हो और जिन वाक्यों का प्रारंभ उदाहरण चिन्हों से, देखो उदाहरण चिन्ह ये ऐसे दो उदाहरण चिन्हों से प्रारंभ हो जाएं, किस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। तो जैसे मैं दो एग्जाम्पलों से समझाता हूं, इस चीज को आपको याद रखना है। देखो समझो, ये क्या होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे महेश ने कहा कि बिहार में बाढ़ आ रही है। बिहार में बाढ़ आ रही है। तो देखो अब एक के ऊपर दूसरा निर्भर। अब ये संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हो सकता? ये मिश्र वाक्य क्यों है? इसमें अंतर समझना। संयुक्त वाक्य में तो क्या थे कि दो साधारण या सरल वाक्य, तो यहां भी तो दो साधारण या सरल वाक्य हैं। महेश ने कहा बिहार में बाढ़ आ रही है, बात सही है, दो साधारण या सरल वाक्य है, तो उसको संयुक्त वाक्य कहा जा सकता है। लेकिन यहां मिश्र वाक्य क्यों है? यहां भी किससे जुड़ा हुआ है? वहां क्या था कि इसका उत्तर यहीं से मिलेगा, इसका उत्तर यहीं से मिलेगा। दोनों वाक्य अपना अलग अलग जब अस्तित्व रखते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है। ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रधान उपवाक्य। अब इसको मैं प्रधान वाक्य क्यों नहीं बोल सकता, उपवाक्य क्यों बोल रहा हूं? क्यों? पूरा तो ये क्या है? एक वाक्य। पूरा क्या है? ये एक वाक्य, इसका एक भाग है, अंश है। इस वजह से क्या कहा मैंने? इसको उपवाक्य कहा। तो महेश ने कहा, अब दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर क्या होता है? आश्रित होता है। तो महेश ने क्या कहा? क्या कहा महेश ने? उत्तर कहाँ मिल रहा है? अगले आने वाले सेंटेंस से मिल रहा है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? आश्रित। आश्रित उपवाक्य है। किस प्रकार का सेंटेंस है? आश्रित उपवाक्य है। इस चीज को याद रखना। महेश ने कहा कि बिहार में बाढ़ आ रही है। तो महेश ने कहा बिहार में बाढ़ आ रही है। तो ये तो प्रधान उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य, इसके बीच में अपन को पता चल गया कि आ रही है। इस वजह से किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे प्रत्येक एग्जाम्पलों में ये ही पाएगा, आपको याद रखना अधिकतर। जैसे अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था कि युवाओं को राजनीति में मौका दो। युवाओं को राजनीति में मौका दो। अब देखो इधर समझते हैं। अटल बिहारी जी ने कहा, अटल बिहारी जी ने क्या कहा? क्या कहा अटल बिहारी जी ने? एक तो पहचाना आपने किससे? की से, कि युवाओं को राजनीति में मौका दो। तो अटल बिहारी जी, तो ये तो क्या है? प्रधान उपवाक्य। क्या है? प्रधान उपवाक्य। और उसके बाद में युवाओं को राजनीति में मौका दो, ये क्या है? आश्रित। जिसका उत्तर जिससे मिले। इस वाक्य का उत्तर किससे मिला? युवाओं को राजनीति में मौका दो। तो ये तो किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? प्रधान। ये किस प्रकार का हो गया? आश्रित। किस प्रकार का आश्रित? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, नंबर 3। जैसे नेताजी ने कहा, अब इन्वर्टेड कोमा मैंने की को लोप किया है यहाँ। अब आगे याद रखना क्या लिखा है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इसकी क्या था? एक नारा था, कोटेशन थी। इस वजह से जो भी कोटेशन आपको दिखाई दे जाए तो याद रखना वो भी क्या होती है? वो भी कोटेशन किसके अंतर्गत आती है? आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आती है। तो नेताजी ने क्या कहा? नेताजी ने ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उदाहरण चिन्ह से जिसका प्रारंभ हो जाए, किस प्रकार का वाक्य कहलाता है? आश्रित। किस प्रकार का? आश्रित उपवाक्य कहलाता है।
अब इस चीज को भी आपको याद रखना है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये मुख्य रूप से आपको समझना है कि संज्ञा आश्रित उपवाक को हम कैसे समझे, किसे कहते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक। दो चीज आपको याद रखनी है कि जिन वाक्यों के बीच में एक तो की हो, क्या हो, की हो, और वे वाक्य जो उद्धरण चिन्ह से जिनका प्रारंभ हो जाए, संज्ञा आश्रित उपवाक कहलाते हैं। इनको आप नोट डाउन करो या इनका स्क्रीनशॉट लो। फिर नंबर 2 पढ़ते हैं विशेषण आश्रित उपवाक। विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? देखो, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? देखो, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। अब यहाँ क्या आ रहा था पिछले एग्जाम्पल में? पिछले एग्जाम्पल में तो संज्ञा अपने खुद के बारे में ही बातें की जा रही थी, खुद के बारे में। यहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि वे प्रधान उपवाक्य, वे प्रधान उपवाक्य क्या बन जाएगी कि वे प्रधान उपवाक्य जो किसी, वे प्रधान उपवाक्य जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, वे प्रधान उपवाक्य जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आश्रित उपवाक्य से बताए, आश्रित उपवाक्य से बताए, आश्रित उपवाक्य से बताए, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्लियर बात? अच्छा जी, अब उसका तो हमने पहचाना कि वाक्य के बीच में की आ जाए, उद्धरण चिन्हों से प्रारंभ हो जाए। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है? अब इसको समझना, इसको पहचानने का सीधा सा एक तरीका है कि एक तो होता है जो, क्या होता है? जो। अब जो आ जाए और जो के बाद में कोई भी कारक चिन्ह लग जाए, जो के बाद में कोई भी कारक चिन्ह लग जाए, वो इन सब जो की विशेषता प्रकट करने लग जाता है। तो जैसे जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके, जिस पर, जिसके, जिस पर, जिन्होंने, जिन पर, ये शब्द क्या हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। याद रखना कैसे वाक्य हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल सफेद हैं, जिसके बाल सफेद हैं। तो अब आपसे पूछे कि निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त है, सरल है या मिश्र है? पहले तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि मुख्य रूप से बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल सफेद हैं। सरल तो हो नहीं सकता, सरल तो हो नहीं सकता। बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां तक एक उद्देश्य, एक विधेय की पूर्ति हो गई। जिसके बाल सफेद हैं वो उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। यहाँ दूसरा एक समापिका क्रिया ना होकर दो समापिका क्रियाओं का बोध हो गया। जहां दो समापिका क्रियाएं हो जाएं वहां या तो संयुक्त होता है या मिश्र होता है। तो अब बात लड़ाई होगी किसकी? संयुक्त और मिश्र की। संयुक्त क्यों नहीं हो सकता? कि संयुक्त में क्या होता है? एक उत्तर इसी से मिलेगा, एक उत्तर इसी से मिलेगा। और मिश्र में क्या होता है कि एक का उत्तर दूसरा देगा। तो देखो, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल सफेद हैं। अब देखो, प्रश्न कहां से किया जाएगा? प्रश्न कहां से किया जाएगा? बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल, बाहर कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, उसके क्या हैं? उसके क्या हैं? अब यहां से उत्तर तो मिल ही नहीं रहा, उसके बाल सफेद है, तो उसके बाल सफेद हैं। बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, एक का उत्तर दूसरे से। इस हिसाब से किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? मुख्य रूप से मिश्र या मिश्रित वाक्य का हो गया। एक का सेंटेंस दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है, अपना खुद अलग अस्तित्व नहीं रख रहे हैं। उस दूसरे व्यक्ति की, उसी व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? विशेषता। अब इसमें से कौन सा वाक्य तो आश्रित उपवाक्य है और कौन सा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। तो अब एक चीज याद रखना, जो जैसे बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि की और उद्धरण चिन्ह से जो प्रारंभ हो जाए
जो इनसे प्रारंभ होते हैं वो हमेशा आश्रित होते हैं, जिनके पहले इनका कहीं प्रयोग नहीं होता वो होते हैं प्रधान उपवाक्य। तो अब देखो, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल सफेद हैं, ये तो क्या है? प्रधान उपवाक्य। क्या है? प्रधान उपवाक्य। जिसके बाल सफेद हैं, जिसके आ गया, तो ये क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस विशेषण आश्रित उपवाक्य में मुख्य रूप से आपको तो एक चीज याद रखनी है, जो को समझो और जो के बाद में, उनके बाद में जो उसके कारक चिन्ह होते हैं उनको लगाओ, और वो कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए किस प्रकार का सेंटेंस होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इनको समझो। नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल को समझना। माता जी ने कहा जो पढ़ेगा वह सफल होगा। माता जी ने बैठे बैठे बातें कर दी कि मुख्य रूप से क्या कहा कि जो पढ़ेगा सो सफल होगा। तो माता जी की बात किसके ऊपर निर्भर है? सेकंड पर्सन के ऊपर निर्भर है। तो माता जी ने क्या कहा? ये तो किस प्रकार का सेंटेंस है? प्रधान उपवाक्य। किस प्रकार का है? प्रधान उपवाक्य। और जो पढ़ेगा वह सफल होगा, ये किस प्रकार का है? विशेषण। किससे प्रारंभ हो गया? जो से। इस हिसाब से किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। किस प्रकार का? विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, उसको समझना। बाहर एक रोगी व्यक्ति है, बाहर एक रोगी व्यक्ति है, बाहर एक रोगी व्यक्ति है जो, बाहर एक रोगी व्यक्ति है जो व्यापार का काम करता है, जो व्यापार का काम करता है। देखो, बाहर एक रोगी व्यक्ति है, उसके बारे में बातें की गई। किसके बारे में? उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। बाहर एक रोगी व्यक्ति है जो क्या है? जो मुख्य रूप से व्यापार का काम, जो क्या करता है? व्यापार का काम करता है। तो यहां तक किस प्रकार का सेंटेंस है? प्रधान उपवाक्य। किस प्रकार का? प्रधान उपवाक्य। और ये यहां से जो व्यापार करता है, ये किस हिसाब का? आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य किस हिसाब का है? ये विशेषण। किस प्रकार का? विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये नंबर 2 था, विशेषण आश्रित उपवाक्यों को पहचानने का तरीका। जो जिसके बाद में जो कारक चिन्ह आ जाए तो वो सब क्या होते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब नंबर 3 चलते हैं, मुख्यतः लास्ट, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इनको समझना। लास्ट है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो देखो, क्रिया मुख्य रूप से जो प्रधान उपवाक्य होता है उसकी जो क्रिया होती है, प्रधान उपवाक्य की जो क्या होती है? क्रिया होती है, वो किसी सेकंड क्रिया के ऊपर क्या होती है? निर्भर होती है। बहुत मोस्ट है, यहां से पहचानने का तरीका कैसा है? याद रखना, 2 संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय एक वाक्य प्रारंभ में आएगा, एक वाक्य बीच में आएगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। दोनों उन तरीकों से अलग है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में तो की और उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ हो रहा था आश्रित उपवाक्यों का। यहाँ क्या होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य में मुख्य रूप से किससे प्रारंभ हो रहे थे? जो से। जो, जिसका, जिसकी, जिस पे, जिस पर, जिन्होंने, उन पर आश्रित हो रहे थे। क्रिया विशेषण में क्या होगा? मुख्यतः आपको यही पाएंगे सेंटेंस में, जब, तब, यद्यपि, यद्यपि, यदि, तो, यदि, तो, जितना, उतना, जितना, उतना, ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, जो, जैसा, वो, वैसा, वह, वैसा,
ये एक तो वाक्य के प्रारंभ में आएंगे और एक वाक्य के बीच में आएंगे। इस हिसाब के सेंटेंस सारे किसमें हो जाएंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अब इन एग्जाम्पलों को समझना। ये तो मुख्य रूप से इनके क्या थे, पहचान। क्या थी इनकी पहचान। जैसे देखो, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तब फसल अच्छी होती है, तब फसल अच्छी होती है। जब बारिश होती है तब फसल अच्छी होती है। समझना अब इसको, जब बारिश होती है, देखो कब, जब बारिश होती है तब क्या होता है, फसल अच्छी होती है। बारिश के ऊपर निर्भर है फसल का होना। एक की क्रिया दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, निर्भर हो रही है। तो दो बीच में आए, एक के प्रारंभ में जब, एक के बीच में तब आया। इस चीज को याद रखना। जैसे एक अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल, यदि मोहन पढ़ेगा, यदि मोहन पढ़ेगा तो सफल होगा, तो सफल होगा। तो देखो, यदि मोहन पढ़ेगा तो कौन, यदि मोहन पढ़ेगा, पढ़ने का ऊपर किसके ऊपर निर्भर है, सफल होने के ऊपर निर्भर है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना गुड़ डालोगे, गुड़ के ऊपर निर्भर क्या है, डालने के ऊपर मीठा होना। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना और उतना आ गया, यदि और तो हो गया। ऐसे ही यह वैसा जो वैसा जो जैसे जो ही तो ही, जितना उतना, यदि तो जब तब यद्यपि, ये कहीं भी आ जाए तो वो किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। और किसके पार्ट्स होते हैं, ये मिश्र या मिश्रित उपवाक्य होते हैं। तो अब ये मुख्य रूप से किसके आधार पर थे, रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट होता है। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।